हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आपको भूतों, चुड़ैलों और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यूवर्स की भेजी कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन डरावनी कहानियों का। मेरा नाम करण है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये आज से 2 साल पहले की है। एक रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी पार्टी में गया हुआ था। वहां से निकलते निकलते हम लोगों को रात के 1 बज गए। तो वहां से आते हुए हम लोग अपनी अपनी बाइक से सिगरेट पीने के लिए चले गए। मेरे 2 दोस्त लकी और देवहर्ष दोनों एक ही बाइक पर थे। सिगरेट लेने जाते हुए वो शीतला माता वाली सड़क पर हमसे काफी आगे निकल गए। वो रास्ता रात में बिल्कुल सुनसान रहता है। मैंने उन लोगों को कॉल किया तो लकी ने बताया कि हमने सिगरेट खरीद ली है, तुम दोनों भी यहां आ जाओ। लेकिन फिर 5 मिनट बाद ही जब हम उनके पास पहुंचे तो देखा कि लकी बेहोश हो रखा था। देवहर्ष उसके पास बिल्कुल डरा हुआ खड़ा था। हम जल्दी से किसी तरह उसको उठा के उसके घर लेकर गए तो उसकी हालत देखकर उसके घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। फिर कई देर उसको उठाने की कोशिश करने के बाद आखिर में उसको होश आ गया। लेकिन होश में आते ही वो बिल्कुल बदल चुका था। वो सबको गालियां दे रहा था और मारने को भाग रहा था। हम सब बहुत डर गए। उसके पापा समझ गए थे कि उसके ऊपर कुछ आ गया है तो वो जल्दी से अपने मोहल्ले में रहने वाले एक बाबा को वहां ले आए। बाबा वहां पहुंचे तो लक्की को देखकर उन्होंने सबको पीछे हटने को कहा। फिर बाबा ने लक्की से पूछा कि बता कौन है तू। लेकिन लकी चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो बाबा ने फिर से पूछा लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला। तो बाबा ने हाथ में पानी लिया और आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और उस पे पानी की छींटें मारी। तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा। लेकिन जिस आवाज में वो चिल्ला रहा था वो लक्की की आवाज नहीं थी। बाबा ने फिर से उससे पूछा कि बता कौन है तू और इसके शरीर में कैसे आया। तो वो बोला कि इस लड़के ने मेरे ऊपर टॉयलेट की थी और मुझे लात भी मारी थी, इसलिए मैं इसके शरीर में घुस गया। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो बाबा बोले नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसका शरीर छोड़ के चला जा, नहीं तो पूरी उम्र पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहेगा। तो वो बोला नहीं, तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन मैं अब इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो बाबा बोले ठीक है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर बाबा ने लक्की के बाल पकड़े और जोर जोर से उसको डंडे से पीटने लगे। तो वो उसका शरीर छोड़ने को तैयार हो गया। वो बोला कि मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबा बोले बता क्या चाहता है तू। तो वो बोला कि जिस जगह इन्होंने मुझे लात मारी थी उस जगह तुम्हें शराब और मांस रखना होगा। तो बाबा बोले ठीक है, अब तू इसका शरीर छोड़ दे। इतना कहते ही लकी एक झटके से बेड के ऊपर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बाबा ने उसके मम्मी पापा से कहा कि कल उस जगह जाके शराब और मांस रख के चले आना और ऐसा करके पीछे मुड़ के मत देखना। उसके घर वालों ने वैसा ही किया। फिर इसके कुछ दिनों बाद जब मेरी मुलाकात लकी और देवहर्ष से हुई तो मैंने उनको उस रात के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि उस रात सिगरेट खरीदने के बाद वो लोग एक जगह खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे तो उनको सामने एक पेड़ के नीचे एक मटका रखा दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि हम उस मटके पे पत्थर मारने लगे, लेकिन हमारे पत्थर मटके पे नहीं लग रहे थे।
तो लकी भाग के उस मटके के पास गया और उसको लात मार दी और उसके ऊपर टॉयलेट भी कर दी। फिर वो दोनों वहीं खड़े उस मटके के ऊपर हंसने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही लकी की सिगरेट खत्म हुई तो हमें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर लकी वहीं बेहोश हो गया। तब तक तुम दोनों भी वहां पहुंच चुके थे। मैं दिल्ली के पटेल नगर में रहता हूं। ये पिछले साल गर्मियों की बात है। मेरी आदत है कि कई बार जब मेरा मन करता है तो मैं रात में ही अपनी स्कूटी उठा के बंगला साहिब गुरुद्वारे चला जाता हूं। बंगला साहिब गुरुद्वारे जाने में मेरे घर से बस 10-15 मिनट ही लगती हैं। तो उस दिन मैं ब्रेकअप की वजह से बहुत उदास था। तो रात में मेरा बंगला साहिब जाने का दिल किया तो मैंने अपनी स्कूटी निकाली और गुरुद्वारे जाने के लिए निकल पड़ा। वहाँ रास्ते में एक रोड पड़ती है जिसको मंदिर मार्ग बोलते हैं। वो रास्ता गुरुद्वारे जाने के लिए शॉर्टकट है और उस रोड पर हमेशा ठंड लगती है। लेकिन वो रोड रात के वक्त बंद कर दी जाती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन उस रात जब मैं उस रोड के पास पहुंचा तो देखा कि रोड पर बैरिकेड्स नहीं लगे थे। तभी मेरे सामने से एक बाइक वाला तेजी से उस रोड पर बाइक चलाता हुआ निकल गया। मैंने सोचा कि ये रोड तो आज खुली है तो क्यों ना इसी रोड से चला जाए। तो मैं भी उस बाइक वाले के पीछे उस रोड पर निकल गया। साथ ही बता दूं कि उस रोड पर लाइट्स बहुत कम हैं। जो लाइट्स हैं भी वो भी बहुत लंबे गैप पर हैं। लेकिन मैं जैसे ही उस रोड पर थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि वो बाइक वाला अचानक मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। लेकिन ये सोच के कि ये जरूर मेरा वहम होगा, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूटी चलाता रहा। अब मैं थोड़ा ही दूर गया था कि रोड पर लगी लाइट की रोशनी में मुझे अपनी परछाई नजर आई। मैंने मेरी परछाई को देखा तो स्कूटी पर 2 लोग बैठे नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि मुझे धोखा हुआ होगा। लेकिन फिर कुछ सेकंड्स बाद जब दूसरी रोड लाइट आई तो मैंने परछाई में साफ साफ देखा कि कोई स्कूटी पर मेरे पीछे बैठा हुआ था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो देख के मैं बहुत डर गया और इससे पहले कि मैं कुछ करता मेरी स्कूटी बहुत भारी होने लगी। मैं देखना चाहता था कि मेरे पीछे कौन है। तो मैंने एक झटके से अपना मुंह पीछे किया ही था कि तभी मेरी स्कूटी आगे रोड पर टकरा गई। असल में वो रोड वहां से सी शेप में थी, लेकिन उस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मेरी स्कूटी दूर तक घसीटती हुई चली गई। मैं भी बहुत बुरी तरह सड़क पर जा गिरा। उस वक्त उस पूरी रोड पर मेरी स्कूटी की लाइट के अलावा और कोई लाइट नहीं थी। मेरे हाथ छिल गए थे और पैरों से भी खून निकल रहा था। मेरा हेलमेट भी बिल्कुल टूट चुका था। मैं सड़क पे पड़ा ही था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, यहां से कैसे जाएगा? वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम बोलने लगा। ऐसा करने से मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। फिर मैं किसी तरह खड़ा हुआ और अपनी स्कूटी के पास पहुंचा। फिर मैंने स्कूटी से एक पुराना कपड़ा निकाला और पैर पर बांध लिया। फिर मैंने वहां से यू टर्न लिया और वापस अपने घर जाने लगा। लेकिन जब मैं उस रोड के लास्ट में पहुंचा तो देखा कि उस रोड पर तो बैरिकेड्स लगे थे, लेकिन जब मैं वहां आया था तब तो वहां कोई बैरिकेड नहीं लगा था। मैंने किसी तरह मुश्किल से वहां से अपनी स्कूटी निकाली और अपने घर पहुंचा। एक और बात जो बहुत हैरान करने वाली थी वो ये थी कि उस रात मैंने जो हेलमेट पहना हुआ था वो मुझे उसी दिन डिलीवर हुआ था। नॉर्मली अमेज़ॉन कभी भी रात 8 बजे के बाद डिलीवरी नहीं करता, लेकिन वो हेलमेट
मुझे रात 10:30 मिला था। शायद वो कोई इशारा था उस आने वाले खतरे का। मेरे नानू की हवेली पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी हवेलियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पुरानी दिल्ली की हवेलियां एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई हैं। ये बातें कितनी सच हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले बताते हैं कि मेरे नानू की हवेली में जो भी मरता है उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती, वो वहीं भटकता रहता है। मेरी मम्मी भी उसी हवेली में ही पली बड़ी हैं। मम्मी बताती हैं कि उस हवेली में उन्हें बचपन से ही आत्माएं वगैरह महसूस होती थीं और दिखती भी थीं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता था। मेरे नानू जब छोटे थे तब उनकी एक आया थी जिनका नाम चंपी था। वो हर समय नानू के साथ ही रहती थी और रात में भी हवेली के ही एक कमरे में सोती थी। एक सुबह सबको पता चला कि उनकी मौत हो गई है। रात में अपने कमरे में सोते हुए ही उनकी मौत हो गई थी। साल बीतते गए। नानू हवेली के सारे बच्चों को अक्सर चंपी के बारे में बताते थे। बोलते कि उसकी आत्मा आज भी रात में हवेली में घूमती है। हालांकि अपनी तरफ से वो ये बस बच्चों को डराने के लिए ही बोलते थे, जिससे कि बच्चे रात में देर तक ना जगें और बाहर ना जाएं। लेकिन उनकी हवेली में एक और नौकर काम करता था जिसका नाम सुंदर था। वो उनके घर में खाना, सफाई, कपड़े वगैरह सारा काम करता था। वो रहता भी उसी कमरे में था जिसमें सालों पहले चंपी रहा करती थी। सुंदर को भी चंपी के बारे में पता तो था, लेकिन वो उस बात का मजाक उड़ाया करता था। बोलता कि भूत वूत कुछ नहीं होते। फिर एक रात रोज की तरह वो अपने कमरे में सो रहा था। सोते सोते उसने करवट बदली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। तो उसने झट से अपनी आंख खोल ली। सुंदर बताता है कि ठीक उसके सर के ऊपर एक औरत का चेहरा था जिसके सफेद बाल थे और उसका चेहरा ऐसा था कि उसमें आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। वो बताता है कि वो चेहरा देख के उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। उसके मुंह से उसी वक्त चीख निकल पड़ी। वो उसी वक्त भागता हुआ उस कमरे से बाहर भागा और नानू के कमरे के बाहर आके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के हवेली के सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। मेरे नानू और मामा ने उससे पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है? लेकिन वो बस रोए जा रहा था। किसी तरह उसको पानी वानी पिला के शांत किया गया तो उसने बताया कि उसको अपने कमरे में एक औरत दिखाई दी है। तो मेरे मामा और नानू जल्दी से डंडा लेके पूरी हवेली को छानने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुंदर बोला कि बाबा अब हम इस कमरे में नहीं सो सकते, हमें एक दरी दे दो, हम किचन में ही सो जाएंगे। फिर जैसे तैसे उसने दरी पे ही रात बिताई और फिर 2 दिन बाद ही वो नौकरी छोड़ के चला गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ और वो अब कैसा है ये किसी को नहीं पता चल सका। आज की बात करूं तो आज उस हवेली में रहने वाले सब लोग गुजर चुके हैं और जो उनके बच्चे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी वहां छोड़ के जा चुके हैं। नानू को गुजरे आज करीब 5 साल हो चुके हैं। मेरी मम्मी अब उस घर में कभी वापस नहीं जाती। वहां सिर्फ मेरे नानू के छोटे भाई की फैमिली रहती है। उन्होंने भी हवेली छोड़कर अपने घर से 2 गली दूर एक दूसरी जगह पर घर बना लिया है। आज भी जब मेरी मम्मी की उनसे बात होती है कि उस हवेली के नीचे वाले कमरों में से रोने की आवाजें आती हैं। हवेली के सामने से निकलते हुए भी उनको इतना डर लगता है कि वो हवेली के अंदर देखते तक नहीं। मेरा नाम हरि प्रसाद है। मैं उड़ीसा के ढेनकानल का रहने वाला हूं। ये पहली घटना मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। उसका नाम राम है।
और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो एक बार वो अपने घर में देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। वो अमावस की रात थी। अचानक उसकी नज़र बाहर की तरफ गई तो उसने देखा कि एक सफ़ेद साया सामने एक पेड़ के पास खड़ा था। वो साया बहुत ही लंबा नजर आ रहा था। उसको लगा कि इतनी रात बाहर कौन हो सकता है। वो बहुत बहादुर था, इसलिए उसे देखने के लिए घर से बाहर चला गया। लेकिन वो जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचा, उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको सम्मोहित कर दिया हो। वो उस परछाई का पीछा करने लगा और अपने घर से बहुत दूर चला गया। चलते चलते वो अपने गांव के बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंच गया था। वहां एक शिव मंदिर पड़ता था। जैसे ही वो उस मंदिर के सामने पहुंचा तो वो परछाई वहां से गायब हो गई और राम वहीं पे बेहोश हो गया। फिर अगली सुबह जब लोग नहाने के लिए घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक लड़का वहां मंदिर के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। किसी तरह लोगों ने उसकी पहचान की और फिर उसको उसके घर ले गए। घर पहुंच के उसने सबको रात के बारे में बताया तो मंदिर के पुजारी ने बताया कि वो एक दुष्ट आत्मा थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मंदिर के सामने से जा रहे थे, जिससे तुम्हारी जान बच गई। ये दूसरी कहानी मेरे एक दोस्त महेश के साथ घटी थी। एक बार वो अपने गांव गया था जो कि उड़ीसा के रायगढ़ में पड़ता है। असल में उसके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। फिर अगली रात जब वो वहां से वापस आने लगा तो उसके रिश्तेदारों ने उसे रात में जाने को मना भी किया, लेकिन उन दिनों उसके एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए उसका वापस आना जरूरी था। लेकिन रात के अंधेरे में उसको भुवनेश्वर के रास्ते का पता नहीं चल सका और वो एक जंगल वाले रास्ते पे निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी बाइक की स्पीड बिल्कुल कम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक पे बहुत सारा वजन रखा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि कुछ धुंधला सा उसकी बाइक के पीछे बैठा हुआ था। वो देख के वो बहुत डर गया और तेजी से बाइक चलाने लगा। उसका परिवार दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त है। तभी उसको कुछ दूर एक बस आती हुई दिखाई दी। उस बस के सामने दुर्गा माँ की फोटो लगी हुई थी। वो जल्दी से उस बस के सामने पहुंचा और ड्राइवर को बस रोकने का इशारा किया। बस रुकी तो उसने ड्राइवर और कंडक्टर को सारी बात बताई तो उन्होंने मिलके उसकी बाइक को बस की डिक्की में रख दिया और बस से ही उसको भुवनेश्वर छोड़ दिया। घर पहुंच के उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसको दुर्गा माँ की पूजा करने को कहा और उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा भी बंधवाया। बाद में पता चला कि उस रात वो जिस रास्ते से आ रहा था वो असल में एक शमशान घाट था। मेरा नाम काव्या है। मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं जो बात आपको बता रही हूँ ये तब की है जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसी दौरान उनकी मौत हो गई। उन दिनों मेरे 12th के एग्जाम्स चल रहे थे, जिस वजह से मैं और मेरी बहन अपने घर उनके क्रियाक्रम में नहीं जा सकी थी। लेकिन उसके बाद से मेरी बहन को रात में मेरी दादी के डरावने सपने दिखाई देने लगे। लेकिन मैं अपने गले में हमेशा हनुमान भगवान का एक लॉकेट पहनती थी, इसलिए मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आता था। धीरे धीरे मेरी बहन की तबीयत भी खराब रहने लगी तो मेरे घर वाले एक बार उसको दुर्ग नाम की एक जगह पर लेकर गए। वहां उन्होंने बताया कि इसकी दादी की आत्मा ही इसको परेशान कर रही है। उन्होंने उसको एक तावीज भी दिया। उसके बाद से वो ठीक रहने लगी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले हम लोग मेरे दादाजी के यहाँ उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन दादाजी के घर जाने से पहले मैंने हनुमान का लॉकेट अपने गले से निकाल दिया था, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था
और वहां से वापस आते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। गनीमत थी कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उस दिन के बाद अगले एक हफ्ते तक हर रात मुझे डरावने सपने आते रहे, जैसे कि मैं किसी का खून कर रही हूं या कोई मेरा खून कर रहा है। मैंने ये बात अपनी बुआ को बताई तो उन्होंने मुझे पहनने को एक लॉकेट दिया। बोला कि अब इसको गले से नहीं उतारना। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अचानक वो लॉकेट भी नहाते हुए मेरे गले से टूट के गिर गया। मुझे पता चला तो मैंने लॉकेट को उठा के टेबल पर रख दिया। लेकिन फिर उसी रात हमारे यहाँ की लाइट गई हुई थी। रात में करीब 2 बजे मैं और मेरे पापा छत पर घूम रहे थे कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। तो हम सीढ़ियों से नीचे आने लगे, लेकिन तभी मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जिस वक्त मैं गिरी थी मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मेरे हाथ की सर्जरी की गई। उसके बाद मैंने फिर से अपने गले में लॉकेट पहन लिया, जिसे मैं अब कभी नहीं उतारूंगी। मेरी दादी मुझसे और मेरी बहन से इसलिए नाराज हैं क्योंकि हम उनके क्रियाक्रम में नहीं गए थे। लेकिन अब हमने अपने घर में पूजा करवा ली है। उम्मीद है कि अब दादी की आत्मा हमें फिर से परेशान नहीं करेगी। मेरे पापा का नाम भरत है। मेरे पापा 1980 से 2009 के बीच एक ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे। वो मुंबई से गोवा नेशनल हाईवे नंबर 17 पर अपना ट्रक चलाया करते थे। मेरे पापा आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनकी कुछ सच्ची कहानियां आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे पापा हमेशा रात में ही ट्रक चलाया करते थे, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है। मैं हमेशा अपने पापा से भूतों के बारे में पूछा करता था। एक बार मेरे पापा रात में गुजरात से गोवा की तरफ जा रहे थे। उनके साथ ट्रक में उनका एक दोस्त भी था, और उस वक्त ट्रक उनका दोस्त ही चला रहा था। वो लोग राजापुर घाट पे पहुंचे ही थे कि तभी अचानक से एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी थी, वो जंगल से बाहर आई और रोड के बीच में खड़ी हो गई। उस वक्त पापा का ट्रक एक चढ़ाई पर चढ़ रहा था, इसीलिए ट्रक की स्पीड भी काफी कम थी। उनके दोस्त ने उस औरत को देखा तो जल्दी से पापा को बताया। पापा उठे तो देखा कि उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और बीच सड़क पे खड़ी वो उन लोगों को गुस्से से देख रही थी। लेकिन जैसे ही उनका ट्रक उस औरत के पास पहुंचा, वो वहां से गायब हो गई। एक दूसरी घटना की बात बताऊं तो एक बार पापा गोवा से मुंबई की तरफ जा रहे थे। इस बार वो ट्रक में अकेले थे। मेरे पापा की आदत थी कि पापा पानी बहुत पीते थे, तो ट्रक चलाते हुए उनको टॉयलेट लगी तो उन्होंने ट्रक साइड में खड़ा किया और बाजू के खेत में जाके टॉयलेट करने लगे। पापा वहां खड़े ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने खेत के अंदर से एक औरत भागती हुई उनके पास आने लगी। वो जोर से चीखती हुई उनके पास आ रही थी और उसने हाथ में एक खंजर भी पकड़ा हुआ था। वो देख के पापा इतना डर गए कि उसी वक्त भाग के अपने ट्रक के अंदर चले गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। ये तीसरी घटना जो पापा ने मुझे बताई थी, ये भी उसी हाईवे की ही बात है। हमेशा की तरह पापा मुंबई से गोवा जा रहे थे। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे और पापा पूरी रात से ड्राइविंग कर रहे थे। पापा का ट्रक उस वक्त वहां के एक जाने माने घाट परशुराम घाट के पास ही पहुंचा था कि तभी उनको हेडलाइट की रोशनी में रोड के साइड में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वहां पापा ने जो देखा था, वो देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता था। पापा ने देखा कि वहां एक औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साथ ही बता दूं कि पापा का ट्रक अशोक लेलैंड का बहुत ही बड़ा ट्रक था। ट्रक के कैबिन की हाइट
कम से कम 12 फीट होगी और वो औरत बिल्कुल उस ट्रक जितनी ही लंबी थी। पापा ने जब उस औरत को देखा तो वो वहां हाथ जोड़ के प्रेयर कर रही थी और उसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा था। पापा ने उनको नमन किया और चुपचाप ट्रक लेके वहां से निकल गए। फिर घाट खत्म होते ही वो एक ढाबे पे जाके सोने के लिए रुक गए। ढाबे के लोगों से उन्होंने उस औरत के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुमको देवी अंजलि के दर्शन हुए। वहां के लोग देवी अंजलि को बहुत मानते थे। ये तीनों कहानियां जो मैंने आपको बताई ये बिल्कुल सच है। ये मेरे पापा के ट्रक की फोटो है। मेरा नाम मोकामा नरेश है। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं ये तब की है जब मैं पटना के अपने कॉलेज के एक हॉस्टल में रहा करता था। मैं तब ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था। गर्मियों के दिन थे। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। हम सभी दोस्त अपने रूम में ही थे कि तभी हम 4-5 लोगों को गांजा पीने का बहुत मन करने लगा। तो हम सब साथ में ही सामने सुप्रिटेंडेंट हाउस की छत पर चले गए। असल में वो सुप्रिटेंडेंट हाउस बहुत सालों से खाली था। वहां कोई नहीं रहता था। उस घर के आंगन में ही एक पीपल का पेड़ था जिसके सूखे पत्ते पूरे आंगन में फैले थे। हम लोगों ने गांजा फूंकना शुरू ही किया था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। हमने नीचे झुक के भी देखा लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से गांजा फूंकने लगे। लेकिन अगले ही पल उस पीपल के पेड़ की लंबी सी डाली जो कि उस छत तक आ रखी थी जिस पे हम बैठे थे वो जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कि कोई उसे पकड़ के जोर जोर से हिला रहा हो। वो देख के हम सब बहुत डर गए और चिलम और गांजा वहीं फेंक के वहां से भाग निकले। लेकिन रूम में पहुंचने के बाद भी हमें पूरी रात बाहर से किसी के खांसने की आवाज आती रही। फिर अगली सुबह हमने ये बात सबको बताई तो पता चला कि कुछ साल पहले हॉस्टल का ही एक लड़का जो कि बहुत गांजा पिया करता था उसकी उस छत से गिर के उस पीपल के पेड़ के पास में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। इसीलिए रात में उस पेड़ के आसपास कोई नहीं जाता।